सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत अच्छे हाल हैं, हैप्पी न्यू ईयर। सर आपको भी बहुत हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा हमने देखा इस दफ़ा सरकार ने बढ़ चढ़ कर न्यू ईयर मनाया। बड़ा इंक्लूसिविटी थी, बहुत इवेंट्स थे, बहुत फायरवर्क्स थे, और ज़्यादा जगह पर अमन व अमान की सूरत हाल बहुत अच्छी रही। बहुत कम जगह ऐसी थी जहाँ से हमें ऐसी वीडियोस मौसूल हुई जहाँ पर मंचलों ने थोड़ी सी तोड़ फोड़ की, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही अच्छी तरह मैनेज हुआ। बहुत सारा मैनेज हुआ है सर। और अगेन एक न्यू ईयर जो है वो कोई ऐसी क्या कहना चाहिए सेलिब्रेटरी चीज़ नहीं है जो हमारे मुल्क के अंदर होता है कि जी नया साल आ रहा है तो उसके ऊपर ना जश्न मनाया जाए। हमारे और किस्म के त्यौहार होते हैं उनके ऊपर करते हैं, बट इस साल आई एम वेरी हैप्पी कि पंजाब गवर्नमेंट ने दे स्टेप्ड अप और उनकी एक सीरीज़ ऑफ जो चल रही है कि बसंत भी रेगुलराइज होगी, उसकी हम किसी दिन तफसीली बात करेंगे। उसके अलावा न्यू ईयर्स हो जाए, क्रिसमस हो जाए, और आपका बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पंजाब गवर्नमेंट के जिनका हमें पता ही नहीं जो वो कर रहे हैं। उनमें से वाघा बॉर्डर के आसपास एक चीज़ हो रही है। सो द पॉइंट इज़ के पंजाब गवर्नमेंट ने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली है जो हम हमेशा शो पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपने लोगों को मौके देने हैं। अब लिबर्टी चौक के मनाजर जो हैं लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे एक लोगों की भीड़ थी, मैनेज थी, और उसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ पे फायरवर्क्स का स्पेक्टिकल जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। जिन आप जगहों की बात कर रहे हैं जहाँ पे थोड़े मंचलों की जोश जो जज्बा जो था वो ज़रा आपे से बाहर हो गया था, वो इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आया था। लेकिन चले वो एक और डिबेट है, किसी और दिन कर लेंगे। बट ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड न्यू ईयर सेलिब्रेशन। सब ने, मैं लाहौर की हद तक बात कर सकता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, बट ऑनवर्ड्स टू 2026 एंड टू बेटर थिंग्स, ग्रेटर थिंग्स। मुल्क इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है, मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा, तो वी लुक फॉरवर्ड टू इट, और हम साथ होंगे आपके। हाँ जी बिल्कुल, और इस असना में बहुत ज़रूरी है कि जो हाउस होल्ड इकनॉमिक सर्वे आया है अभी जी, उसके ऊपर बात की जाए। और उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें, इससे पहले कि हम डाइव इन करें बाकायदा, वो ये है कि इसमें जिस तरह से आमदन और अखराजात लिखे गए हैं, ये माहाना जो हैं, ये आपने खुश नहीं होना, ये इनफरादी नहीं है, ये हाउस होल्ड के हैं। कि मतलब एक घर है, उसमें बाप भी कमाता है, बेटा भी कमाता है, बहू भी कमाती है, या एक बहन भी कमाती है, तो हाउस होल्ड की जो इनकम है वो इतनी है। नेट इनकम कह लें। एग्जैक्टली, इनफरादी होती तो फिर तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता शायद माना जाता। अच्छा, इसी तरह जो इसमें किराए के घर पे रहने वाले वर्सेस ज़ाती घर के रहने वालों की जो शरह है, हालांकि वो कम हुई है 84 से 82% जो अपने घर में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि वो घर उनकी ज़ाती मलकियत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मैं अपने वालिद साहब के घर में रहता हूँ, तो वो घर मेरा नहीं है, लेकिन मेरा क्योंकि लीगल राइट है उस घर में, तो कुछ ना कुछ तो वो काउंट हो जाता है। सो ये चीज़ें हैं जो कि इनको मद्देनज़र रख के इसके ऊपर डिस्कशन होगी। और इसमें जो है हम ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब पर्टिकुलर सवाल तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन जेनेरिकली इसको पढ़ के क्या फील आती है कि पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? बिल्कुल सर, इसके अंदर सर औसतन जो माहाना आमदन है वो 82,000 रुपये जो आप कह रहे हैं कि कलेक्टिव इनकम है घर के, और अखराजात जो है वो 69,000 रुपये जो है वो बताए जा रहे हैं। तो सर अगेन अगर तो ये अगर टोटल इनकम है जो, और उसके अंदर जो है वो जो अखराजात की तो इतनी सेविंग आपकी कोई नहीं है इस किस्म की, तो दैट मीन्स के आप सेव इतना नहीं कर रहे इस किस्म इस रिपोर्ट के मुताबिक। उसके अलावा इसके अंदर जैसे आपने कहा कि 84 से 82% हो गई है वो लोग जो अपना ज़ाती घर रखते हैं, और जो लोग किराए के घर में रहने वाले हैं वो 10 से 10.5 तक बढ़ गई है। अगेन इसके अंदर सर हम जो तमाम चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो एंगल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब है आपकी नेट इनकम हाउस होल्ड की जो है उसमें इजाफा शायद अगर हो भी गया है, दैट इज स्टिल नॉट इनफ कि वो आपके अखराजात जो है उनको पूरा करते हुए उसके बाद आपको इतनी सेविंग दे दे जिसको आप रेनी डे फंड कह सकते हैं कि जी किसी ने को मुसीबतें पड़ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, कुछ और हो गया, तो एवरेज आउट अगर आप कर लें पाकिस्तानी शहरियों को, तो दैट इज़ कोई रकम ही नहीं है वो मतलब नॉन एग्जिस्टेंट है। तो ये एक सवाल है कि जी इसको बढ़ाया कैसे जाए, इसको बेहतर कैसे किया जाए। अगेन
इसके अंदर ये सवाल पैदा होता है कि ये जो माहाना आमदन है ये एक कलेक्टिव सोर्स से आ रही है अगर, फिर तो बहुत मुश्किल वाली बात है कि जी सारे जमा करके 82,000 तक कमाते हैं। कुछ घर ऐसे आई एम श्योर होंगे जिसके अंदर सिंगल अर्निंग हाउस होल्ड है जी कि जिनकी 82,000 टोटल इसके, बट दोनों तरफ जो है अप्लाई तो वही बात करती है ना कि अखराजात तो आपके वही हैं। तो अगर जहाँ तक जब अगर तो अखराजात कम हो जाए, वो आपको पता है कि दुनिया में किसी भी जगह अखराजात जो वो काम नहीं हो सकते, आमदनी आपको बढ़ानी पड़ती है। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक फिक्र है जी बिल्कुल। और फिर इसमें एक और चीज़ भी मेरे ख्याल में जानने की ज़रूरत है कि ये जो स्टैट्स हमारे पास आए हैं ये कितने ऑथेंटिक हैं। मतलब ये जाहिर है सर्वे है तो कोई मतलब इसका सैम्पल साइज़ क्या है, या मतलब ये कितने को ऑथेंटिक जगह से आ रही है, ये इसके बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे ख्याल में हमें जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, और इन्हीं सवालों के जो जवाब हैं उनको लेने के लिए हमने आज शो पे अली मलिक साहब को बुलाया। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ द शो, पहले भी आ चुके हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं और इन चीज़ों पे ख़ास तौर पे एक अबूर रखते हैं। तो मलिक साहब को सर शो में अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब वालेकुम सलाम। निज़ामी साहब कैसे मिजाज हैं सर आपके? सर अच्छा सर, हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे जो है आ गया है, उसके ऊपर अभी हम सिर्फ उसका जो आमदन वाला माहाना आमदन वाला हिस्सा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अली और मैं डिस्कस कर रहे थे कि 82,000 जो है उसकी बताई गई है कि माहाना आमदन है, 69,000 रुपये तक जो है वो खर्चात हैं। तो सर ये जो एक बड़ी सी एक डिस्पैरिटी है, मतलब इसको एट पार अगर कर देते तो फिर तो कहानी बहुत मुख्तलिफ होती। तो इसकी क्या वजह है और आगे जाते हुए ये आमदन बढ़ाने के कोई जरिया निकलेगा लोगों के लिए, ये ऐसे ही रहेगा? सर आमदन बढ़ेगी जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन पहली चीज जो समझने की है ना वो ये है कि ये जो 82,500 है ये आपकी एवरेज हाउस होल्ड इनकम है। एवरेज हाउस होल्ड इनकम का मतलब ये है कि इसमें मियां मंशा साहब की आमदन भी शामिल है और एक आम आदमी जो बेचारा मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से कुछ दिन उसकी दिहाड़ी लगती है, कुछ दिन नहीं लगती, तो वो 15-20 हजार रुपया महीना कमाता है, उसकी भी है। तो उस पे आपकी जो एवरेज आ रही है वो 82,500 रुपया आ रही है। सो एक तो इसमें ये चीज समझने की है। ये एवरेज इनकम है, इससे ज्यादा बेहतर गालिबन होता अगर हम मीडियन इनकम देखते। मीडियन इनकम मोस्ट लाइकली इससे बहुत कम होगी। मीडियन इनकम बेसिकली वो इनकम होगी जो आपके उन लोगों की इनकम है जिनसे 50% लोग पाकिस्तानी ऊपर हैं और 50% नीचे हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में। मेरा अपना ख्याल है कि हमारी क्योंकि तकरीबन 0.3 के आसपास हमारी जीनी कोएफिशिएंट भी है, तो हमारी मीडियन इनकम जो है वो शायद 50,000 रुपए से कम होगी। औसत इनकम हमारी 82,000 रुपए से ऊपर है थोड़ी सी, लेकिन हमारी जो मीडियन इनकम है वो 50,000 रुपए से कम होगी। और फिर दोबारा ये देखने की जरूरत है कि मतलब जो लोग खते गुर्बत से इस मुल्क में नीचे हैं उनकी तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ है। मतलब एक पीछे गालिबन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो एक महीना पहले, मतलब पिछले महीने के अंदर अंदर किसी टाइम पे उसमें कोई इस तरह के आदादोशुमार भी थे कि हमारे यहाँ तकरीबन 2/3 लोग ऐसे हैं जो या खते गुर्बत से नीचे हैं या बिल्कुल बॉर्डर लाइन है। तो ये 82,500 का नंबर जो है ये भी थोड़ा सा मतलब हमारे लिए मिसलीडिंग है। एक और चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि 82,500 रुपया आज जो है, क्योंकि हमारी बहुत सी जरूरियात जो होती हैं वो होती हैं आपके इस पे जिनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो बैनुल अक़वामी मंडी से। तो 82,500 रुपए की कुव्वत खरीद अगर हम ये देखें कि रुपए की तनज़्ज़ुली किस तरह हुई है, तो ये मतलब यूं समझ लें कि आज से 3 या 4 साल पहले के अगर हमारी औसत आमदनी 50,000 होती है और अब 82,500 हो गई है, तो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद तकरीबन उतनी होती है। तो ये कोई इतनी हौसला अफजा तस्वीर उस सेंस में नहीं है। जो ये 82,500 रुपये हैं जो माहाना आमदन कह रहे हैं, ये तो एक डॉक्यूमेंटेड जो इंडस्ट्री हमारी डॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनकी तरफ से आ रही है। अनडॉक्यूमेंटेड भी तो एक एरिया है, वहाँ से इकोनॉमी चल रही है, तो उस इकोनॉमी का इसके अंदर कोई इंक्लूजन नहीं है। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल है कि 82,500 में डॉक्यूमेंटेड वर्सेस अनडॉक्यूमेंटेड का बहुत ज्यादा फर्क होगा। क्योंकि देखें मतलब जो हमारे यहाँ लोग फार्म लेबर है या नॉन फार्म लेबर है, उसकी आमदन का असेसमेंट सर्वे के अंदर मोस्ट लाइकली मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मतलब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने किया होगा तो उसका सैंपल साइज क्या था, बट मेरा नहीं ख्याल है कि उससे कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ा होगा।
जो जो ज्यादा क्रिटिकल चीज समझने की है वो ये कि 82,500 जो है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग इसलिए है कि इसमें इस मुल्क के मतलब बहुत ज्यादा कमाने वाले लोग जिनकी माहाना आमदनी शायद कई कई करोड़ रुपए है वो भी शामिल हैं, और उसके बाद जो एवरेज आ रही है वो ये आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो एक और चीज़ ये कि यहाँ पर जो एक हम देखते हैं कि एक तरफ नई से नई हाउसिंग सोसाइटी कट रही है, तो लेकिन जो लोग किराए पे रहने वाले हैं वो अभी इजाफे के बाद 10.50% हुए हैं। तो ये मतलब जो ये बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं जबकि 84% या 82% लोग अभी तक अपने घरों में रह रहे हैं, उनको शायद ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा अली, उसमें अली दो चीजें देखने वाली हैं। पहली चीज तो देखने वाली है कि अगर हाउसिंग के नंबर पे हम मतलब जाएं तो जो हमारी हाउसिंग सोसाइटियां कट रही हैं वो मोस्टली शहरों और बड़े शहरों में कट रही हैं, और उसमें भी अक्सर की हालत आपको पता है कि उनको को 8-10 साल का अर्सा लगता है ऑक्यूपाई होने में। मतलब लाहौर में वो सोसाइटियां जो आज से 15-20 साल पहले कटी थी उनकी भी अक्सरियत जो है वो मतलब ऑक्यूपेंसी 40-50% से ऊपर नहीं है अभी। तो एक तो ये कि वो हाउसिंग सोसाइटी कटना इटसेल्फ हाउसिंग का मैयर नहीं है। दूसरी चीज जो इस सर्वे से एक और चीज आती है वो ये आती है कि जो लोग अपने घर में रहते थे, मतलब वो भी नंबर एक्चुअली इस मुल्क में बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि मतलब वो एक एक घर में 20-20, 22 लोग रहते हैं, पूरी पूरी फैमिली रहती है जॉइंट फैमिली में। वो मरले का घर है, वो 2 मरले का घर है, जितना भी है, छोटा घर भी है, तो जॉइंट फैमिली वहां रह रही है, तो उसको शो ये किया हुआ है कि इनकी अपनी जाती घर है। तो एक तो इससे थोड़ा सा मतलब वो जो हुकूमत की जिम्मेदारी है लोगों को हाउसिंग देने की, उससे जरा जान छुड़ा ली जाती है। लेकिन दूसरी चीज ये देखने की है कि जो वो लोग जो अपने जाती घर में रहते थे उनकी तादाद में 2% कमी हो गई है, और वो लोग जो किराए के घर में रहते हैं उनकी तादाद में सिर्फ 0.5% इजाफा हुआ। तो 1.5% इसका मतलब ये कि 1.5% लोग जो हैं वो होमलेस हो गए हैं। अल्लाह माफ करे। अच्छा मतलब ये बताइएगा, ये जो हाउसिंग वाली सारी चीज़ है कि अपना घर और उसके अंदर घर, और जैसे अली ने भी अभी आपको कहा कि यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ कट रही हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है एक जो बनी जा रही है, मज़ीद हाउसिंग सोसाइटीज़ कर रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, एक सप्लाई आई जा रही है, उनको बेसिकली एक पीस ऑफ लैंड जो है उसको फॉर्मलाइज करी जा रहे हैं ना कि जी ये एक बैनर के नीचे आ गया है, यहाँ पे इवेंचुअली लोग रहना शुरू हो जाएंगे। जब खुदा न खास्ता इस मुल्क की आबादी जो है वो इतनी बड़ी जा रही है, जब वाकई में एक हाउसिंग क्राइसिस पैदा होगा। अभी तो देखिए हमने इस शो पे बैठ के होमलेस लोग जो है वो थोड़े से इस्टेब्लिश किए हैं, जो हमें लगता है कि इस तरह से इस रिपोर्ट के मुताबिक होमलेस है। वाकई में जैसे आप वेस्ट में देखें इतना बड़ा होमलेस क्राइसिस है, अगर यहाँ पे होगा तो ये ना हो फिर कि जी कि आपने सोसाइटियाँ इतनी काट ली हैं, वो क्लोज गेटेड हैं, वहाँ पे कोई दाखिल नहीं हो सकता प्राइवेट शख्स, तो हाउ विल दिस रिजल्ट के आगे जाके इस मसले को कैसे हल करेंगे आप? सर देखिए, इसमें 2-3 चीजें देखने वाली हैं। एक चीज तो देखने वाली ये है कि होमलेसनेस एक्चुअली बढ़ रही है, मतलब ये सर्वे कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। मतलब देखे ना, लोग या अपने घर में रहेंगे या किराए के घर में रहेंगे, और अगर वो इन दोनों में कहीं नहीं रह रहे हैं तो इसका मतलब वो होमलेस है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंशियल है होमलेस का वो एक्चुअली बढ़ गया है। मतलब 94% से कम होके वो 92.5% लोग हैं जो अपने या किराए के घर में रह रहे हैं। तो होमलेस लोग जो हैं वो 6% से बढ़ के 7.5% हो गए हैं। तो एक तो ये चीज है, मतलब ये सर्वे कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो इस मुल्क में हाउसिंग प्लानिंग का इशू है, वो सबसे बड़ा इशू ये है कि जो आपके यहाँ इंक्लूसिव हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब आपके जो जिसको हाउसिंग सोसाइटियां कह रहे हैं वो बेसिकली दे आर एम्ड एट जेंट्रिफिकेशन। मतलब अगर आप इवन मतलब हम लाहौर या इस्लामाबाद की बात कर लें, इस्लामाबाद की मसलन मिसाल देख लें, तो इस्लामाबाद के अंदर से बहुत सी जो कच्ची आबादियां थी उनको खत्म कर दिया गया है। वहां पर या मल्टीपर्पज डेवलपमेंट हो रही है या उसको ओपन स्पेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इस्लामाबाद में जो इंक्लूसिविटी है वो खत्म की जा रही है। और जो बेसिकली कम इनकम के लोग हैं उनकी मजबूरी बन गई है कि वो इस्लामाबाद के गिरदोनवार के इलाकों में चले जाएं। अच्छा, अब जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उससे ये हो रहा है कि उससे ट्रैफिक के बेशुमार मसाइल पेश आ रहे हैं। मतलब लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर आपने डिफेंस बना लिया है या F7 बना लिया है
तो F7 में काम करने के लिए, उसके कमर्शियल एरिया में काम करने के लिए, उसके रेजिडेंशियल एरिया में, हमारे यहाँ तो मतलब हाउस हेल्प का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा है। आपको बुनियादी तौर पर एक सर्टन लेबर की जरूरत है, और अगर वो लेबर आपके कुर्बो जवाहर में मौजूद नहीं है तो वो बहुत से सीरियस मसाइल पैदा करेगी, ट्रैफिक कंजेशन के, कम्यूट के, लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग के इवन। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस आपका जो हाउस हेल्प है वो आपके घर से कोई तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर अंदर रहता है, तो उसकी कॉस्ट टू कम्यूट बहुत थोड़ी है, उसकी आमदनी बेचारे की पहले ही बहुत थोड़ी है। अगर आप उसको उठा के 6-7 किलोमीटर दूर मूव कर देंगे, 10 किलोमीटर दूर मूव कर देंगे, तो उसकी आमदनी में तो कोई खातिर का इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ कम्यूट जो है वो उसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली मजीद अंडर प्रेशर कर देगी। तो ये वो वाली चीजें हैं। तो मतलब ये तब तक नहीं हो सकेगा फ्रैंकली जब तक हम मतलब वो जिसको कहते हैं ना रियल एस्टेट वैल्यू, वो रियल एस्टेट एप्रिसिएशन वाले माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे, और हम एक्चुअली अपने शहरों को और इवन अपने टाउन्स और देहात को इस तरह प्लान करना नहीं शुरू करेंगे कि जहां पर रिहाइश जो है वो एक शहरी का बुनियादी हक तस्वर किया जाए जी। और रिहाइश मतलब ये कह देना कि जी 82% लोगों में से, क्योंकि 20-20 लोग एक 2-2 मरले 3-3 मरले के घर में रहते हैं, और एक कमरे में 6-6, 7-7 लोग सोते हैं, तो उनका घर है, वो अपना घर है। ये इस तरह ये मसला हल नहीं होगा। मतलब रियासत को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी किसी न किसी स्टेज पे, बिल्कुल थ्रू प्लानिंग के लोगों को, वो लोग जो बेसिकली प्रोडक्टिव एज में आ जाते हैं, जो हमारे यहाँ जिसकी हमने आज तकरीबन 18 साल 20 साल मुकर्रर की हुई है, उनके लिए किसी स्टेज पे मतलब प्रोडक्टिव एज में आने के 6-8-10 साल बाद रिहाइश की सहूलत फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी हो। बिल्कुल। और ये नहीं हो सकता। यहाँ पे कतक कलामी माफ, हमने जाना है असल में ब्रेक के ऊपर। मकसद हमारे साथ मौजूद है, या ब्रेक पे जाते हैं और कॉन्वर्सेशन ब्रेक के बाद जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे सर हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का। अली मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका सवाल सर। जी, मेरा सवाल था शरह ख्वानदगी को लेकर। इस बात को तो एक्नॉलेज किया गया जो अक्सर कही जाती है यहाँ पर कि 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि 5 साल में 3% इजाफा हुआ है शरह ख्वानदगी में। तो ये जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक जो हम बजट एलोकेशन करते हैं उसमें ये 3% इजाफा जो है ये ठीक है, ये ज़्यादा होना चाहिए था, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है, ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा अली, इसमें ना थोड़ा सा हमें इसकी जुज़ियात पे गौर करना पड़ेगा, इसकी बेसिक्स पे गौर करना पड़ेगा और इसकी रीजन पे गौर करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि एक जमाना था कि जब हम स्कूल में थे, तो शरह खानदगी जब हम साउथ एशिया की कंपेयर करते थे तो हम गालिबन पहले या दूसरे, श्रीलंका के बाद गालिबन हम दूसरे नंबर पे होते थे। इंडिया हमसे थोड़ा सा पीछे था। अब मेरा ख्याल है साख में कोई एक आधा मुल्क ही है जो हमसे नीचे है, बाकी शरह खानदगी जो है वो सबकी हमसे बेहतर है। एक तो डायमेंशन ये है। दूसरी डायमेंशन ये है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत सीरियसली कॉम्प्रोमाइज है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। उसकी एक वजह जो है वो पर्टिकुलरली 80 की दहाई से स्कूल्स में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की वजह से और क्वालिटी कंट्रोल्स लैक होने की वजह से, फिर करिकुलम के साथ बहुत सी वजूहत की वजह से, छेड़छाड़ की वजह से, सो क्वालिटी जो मतलब एक तो ये है कि हमारी क्वांटिटी या परसेंटेज टर्म्स में लिटरेसी उस तरह नहीं बढ़ी है जिस तरह हमारे आसपास के ममालिक में बढ़ी है। लेकिन दूसरा साथ मसला ये भी है कि क्वालिटी भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अच्छा, अब इसमें जो देखने की चीज है ना वो ये है कि जब से 18वीं तरमीम आई है, 18वीं तरमीम के बाद एक्चुअली सिविक सर्विसेज में कई शोबों में इम्प्रूवमेंट आई है। मतलब हमें ये मानना चाहिए, पर्टिकुलरली सेहत के शोबे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। इवन हायर एजुकेशन में सिचुएशन में कुछ काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, कम्युनिकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन मसला ये है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी बेसिक एजुकेशन,
वो सच्ची बात है, कोई इतना ना सेलेबल कमोडिटी नहीं है जनरल डिस्कोर्स में। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक सड़क का फीता काटते हैं, आप एक डीएचक्यू को अपग्रेड करते हैं, आप कोई बड़ा अस्पताल बनाते हैं, आप कोई इस तरह की चीजें करते हैं, उस पे आपको बल्ले बल्ले वाह वाह बहुत ज्यादा होती है। आप आरओ प्लांट लगाते हैं, लेकिन स्कूल बनाना, स्कूल की क्वालिटी इंप्रूव करना, आप मीडिया के लोग हैं, आप इस चीज को बड़ी कर समझ कुछ बेहतर शायद अंदाजा है आपको कि ये जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है, दैट डजंट सेल फ्रेंकली। मतलब हमारे नैरेटिव में ये सेल नहीं होती। इस वजह से हो ये रहा है कि हर तरफ तकरीबन हर सूबे में ही जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है और जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है, तो मैं ये कहूँगा कि 5th या 8th ग्रेड तक की एजुकेशन बहुत क्रिटिकल है, वो उस पर कोई फोकस है ही नहीं। और उसकी वजह से बेसिकली एक तो उसकी जो क्वांटिटेटिव ग्रोथ है वो उस तरह नहीं हो रही है, दूसरा फ्रैंकली क्वालिटी बहुत सीरियसली कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। और ये चीज सिर्फ मतलब किसी एक इलाके, एक सूबे तक महदूद नहीं है, ये गालिबन पाकिस्तान वाइड ट्रेंड है। और इसकी जो रिपरकशंस आपके लिए आएंगी वो उस वक्त आएंगी जब आपको ये एहसास होगा कि एक तो दुनिया में आपकी जो इलिटरेट अनस्किल्ड लेबर है उसकी डिमांड वैसे ही श्रिंक होती जा रही है, और फिर आगे जब मतलब पर्टिकुलरली स्किल्स में, नॉट नेसेसरली हाईटेक, आपको जब स्किल्ड स्पेशलाइज्ड लेबर की डिमांड ही सिर्फ रह जाएगी दुनिया में, तो मसला ये होगा कि आपके पास वो बेस ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी जिसके ऊपर आप लोगों को वो हुनर या वो स्किल दे सकें जिसमें वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें। तो ये आई थिंक ज्यादा बड़ा कंसर्न है इसमें। मतलब साहब ये बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जब से ये वाली पंजाब गवर्नमेंट आई है अंडर मरीन नवाज साहिबा, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को टेकअप किया है, उसमें से एजुकेशन भी एक थी। इनके एक बड़े वाइब्रेंट किस्म के एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं राना सिकंदर साहब, जो कि उनकी ट्विटर भी बहुत एक्टिव है, वैसे भी बहुत एक्टिव हैं, जो कि वो बताते रहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने बच्चे बाहर जा रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं। क्या आपके ख्याल में जो आप बात कर रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि ये सारा कुछ जो है ये विंडो ड्रेसिंग है बेसिकली, कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इसके अंदर एक और बात सिर्फ ये कि क्या बुनियादी तौर पे रॉट और जो मसले मसाइल हैं क्या वो इस नौयत तक बढ़ गए हैं कि दिस गवर्नमेंट को तो छोड़ दे, कोई भी हुकूमत जो आएगी वो इसको, अगर मैं आपकी बात समझाऊं, वो इसको पकड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये मसला जो है ये इररिवर्सिबली ख़राब हो चुका है। सर ऐसा नहीं है कि मसला इसको फिक्स नहीं किया जा सकता, मसला ये है कि दिस डज नॉट सेल। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम इस हुकूमत की बात करें, पर्टिकुलरली पीएमएलएन की बात करें, मतलब हम सबकी एक एक करके बात कर लेते हैं, पीटीआई की भी बात कर लेंगे, पीएमएलएन की भी, पीपल्स पार्टी की भी बात कर लेंगे। पीएमएलएन से शुरू कर लेते हैं। पीएमएलएन ने क्या किया? पीएमएलएन ने ये किया कि आंटी प्राइमरी एजुकेशन के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम क्या पूरे पंजाब की एजुकेशन को फिक्स करेंगे, हम ना जरा को फ्लैगशिप चीजें करते हैं, हम कुछ शुरू के को 5000, 1200, 1500 बच्चा पकड़ा करेंगे, उसको स्कॉलरशिप दे के अच्छा पढ़ा दिया करें, ठीक है। सो वो रिसोर्स जो बेसिकली मतलब अरबों में कुछ रुपए, जिनका मकसद ये होना चाहिए था कि बेसिकली ओवरऑल एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो, ओवरऑल एजुकेशन की रीच बेहतर हो, वो अब आपने बेसिकली एक सिलेक्टिव एरिया के ऊपर खर्च करने शुरू कर दी। यही कॉन्सेप्ट आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के दौर में दानिश स्कूल का था। अगर देखें, अगर हुकूमत ने मतलब पूरे पंजाब का पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ये नहीं कर सकती है कि जी हम 5000 के लिए तो देखेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट कर दिया है, बाकी जो है वो उसमें सफर करेंगे। मतलब जो हम एक लिमिटेड रिसोर्सेज वाला मुल्क है, तो जो भी हमने खर्चा करना है वो हमें जुडिशियसली करना होगा, और वो हमें इस तरह करना होगा कि बेसिकली उसके समरात और उसकी प्लानिंग जो है वो हमारा ओवरऑल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मामला बेहतर करे। लेकिन मसला ये होगा कि जब ये दानिश स्कूल है या फॉर इंस्टेंस के पीफ या पिफ के स्कॉलरशिप हैं या इस तरह की चीजें हैं, दे सेल। मतलब एक मीडिया पे अच्छी वाइब आ जाती है, एक स्कूल की बेहतरीन सी बिल्डिंग आ जाती है, वो शोशा एकदम बढ़ जाती है। और उसमें हो ये रहा है कि शायद वो स्कूल जहां पर मतलब बेसिक टाट भी मैसर नहीं है, बेसिक ब्लैक बोर्ड भी मैसर नहीं है,
वो मतलब वो आबादी जिस तक ये सहूलतें भी मैसर नहीं है, वो शायद बढ़ती जा रही है। सिमिलरली अगर आप मतलब सिंध में जाए, पीपल्स पार्टी है 18th अमेंडमेंट के बाद, मोस्टली वहां पे पीपल्स पार्टी का हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। इवन जो इंट्रा प्रोविंशियल कम्युनिकेशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा, बिकॉज फ्रैंकली एक तो लोगों को दिखाना ये बड़ा आसान होता है कि अस्पताल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट जो स्कूलों की हालत है वो कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। उन्होंने और उस पे बेसिकली उन्होंने जो तरीका किया वो ये किया कि उन्होंने कुछ एनजीओ को एंगेज किया है, कुछ एरियाज में उनको स्कूल वगैरह दे दिए हैं कि जी आप इनका इंतजाम चलाएं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। बट फ्रैंकली ये वो जो एक रियासत की, एक हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि एक एक बच्चे तक एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पहुंचाए, ये उसको फुलफिल नहीं कर सकता। सिमिलरली पीटीआई में भी आप देखें, अगर आप इनिशिएटिव देखने की बात करेंगे तो सेहत कार्ड, हेल्थ केयर, रोड, डैम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाली चीजें तो आपको नजर आएंगी, लेकिन आपको प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस केपी में पिछले 10-12 साल में नजर नहीं आएगा। और उसकी बुनियादी वजह वही है, फिर दोबारा मतलब अगर पीपल्स पार्टी के पीपीपी प्रोग्राम ले लें, वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले हैं, पीएमएलएन के दाने स्कूल ले लें, लिमिटेड बच्चों को स्कॉलरशिप ले लें, जी लैपटॉप बांटने ले लें, ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो मीडिया पे सेल करती हैं, लेकिन इसकी वजह से जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो शायद मजीद बिगड़ता वो जा रहा है। एड्रेस नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा मैं ना साहब, तो क्वांटिटेटिव रीच उस तरह बढ़ रही है ना क्वालिटी। एक और जो इसके अंदर, इसी रिपोर्ट के अंदर चीज़ आई है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये कहती है कि इंटरनेट तक रसाई 34% से बढ़कर 70% पहुंच गई है, और 96% पाकिस्तानियों के पास मोबाइल फ़ोन अब आ चुका है। 70% को इंटरनेट की रसाई है। तो सर ये फिगर्स जो हैं ये तो बड़े अच्छे हैं, इन द सेंस के लोगों के पास मोबाइल फ़ोन एक्सेस है, लोग इंटरनेट एक्सेस है, तो ये हमें कहाँ आगे लेके जाएगी। लेकिन इसमें कहा जाता है कि शहरी इलाकों में 81% और आपकी जो दही इलाकों में उसमें 62% इंटरनेट जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा लेके गए हमारी दही इलाके में। सर वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इंटरनेट तक रसाई और जो टेलीकम्युनिकेशन है वो शायद एक ऐसी ट्रेजेक्टरी है जिसपे हम मतलब ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने बाकी चीजें पूरी कर रहे हैं, बाकी ये तमाम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन ये एक इंकरेजिंग चीज है। दूसरी इंकरेजिंग चीज इसमें ये भी है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि मतलब पिछले कुछ 7-8 साल से कोई नेटवर्क क्वालिटी के कुछ इश्यूज एग्जिस्ट करते रहे हैं। आपको तकरीबन पिछले कुछ महीने से पीटीए ने एक तो उनको भी एड्रेस करना शुरू किया है, और फिर दूसरा जो लेटेस्ट 5G है उसके बारे में भी अब ये किया जा रहा है कि उसका गालबन कंट्री वाइड रोल आउट जो है ग्रेजुअली उसको शुरू किया जाएगा। तो ये एक्चुअली मतलब अगर हम वो जिसको कहते हैं कि एक वो बीकन ऑफ होप या कोई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस मुल्क में पिछले 25-30 साल में तकरीबन, तो वो ये है कि हमने टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में 30-35 साल में एक्चुअली काफी बेहतर परफॉर्म किया है उसकी एक्सेस और उसकी एक्सेसिबिलिटी को। अच्छा, तो ये वैसे हम कैसे कर पा रहे हैं? हम अक्सर देखते हैं जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो मोबाइल डाटा इंटरनेट है वो पाकिस्तान में सस्ता है, और जाहिर है वो सस्ता है इसीलिए इतनी तेज़ी से वो फैल रहा है। अगर वो महंगा होता तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग उसे अफोर्ड कर पाते। तो पाकिस्तान एक दौर में तो बहुत पीछे होता था कि जब पूरी दुनिया में 4G आ चुका था, यहाँ पे 2G चल रहा था, लेकिन फिर एकदम से एक तो ये कि हम 3G पर नहीं सीधा 4G पर गए। अभी 5G को दुनिया में आए हुए को बहुत ज़्यादा साल नहीं गुजरे तो यहाँ पर 5G भी आ रहा है, और अगेन ये सब कुछ अफोर्डेबल है। क्या इसमें सरकार कुछ सब्सिडी देती है, या यहाँ पर जब प्राइवेट कंपनीज लॉन्च करती है? अभी इसमें ना इसमें दो चीजें देखने वाली हैं, मतलब इसमें दो चीजें क्रिटिकल हैं। एक तो क्रिटिकल ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसका वॉल्यूम इस चीज को फैसिलिटेट करता है। मतलब आप एक 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, और अगर आपकी से आधी आबादी जो है या 60% आबादी जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में इंटरनेट पैकेज ले रही है, तो मतलब बच्चों को एक्सक्लूड भी करते हैं, तो ये तो 12-13 करोड़ कंज्यूमर बनता है। तो जो वॉल्यूम है एक तो वो सॉर्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को। दूसरी चीज टेलीकम्युनिकेशन में पाकिस्तान में जो एक्चुअल चेंज थी, जहां से मतलब आपकी ट्रेजेक्टरी शायद वो जिसको कहते हैं कि बाकी दुनिया से बेहतर होनी शुरू हुई, वो ये थी कि आप चाइनीज टेक्नोलॉजी के अर्ली अडॉप्टर्स हैं।
चाइनीज टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली चीप थी, उसकी एक्सेस ज्यादा थी, उसका रोल आउट ज्यादा स्विफ्ट हुआ आपके केस में, क्योंकि चाइनीज के लिए भी आप पहली पहली मार्केट थे। तो ये हुआवे ZTE वगैरह जो थे, इन्होंने पाकिस्तान में काफी ज्यादा फोकस के साथ इस चीज को करना शुरू किया, और फिर क्योंकि कॉस्ट भी कम थी, इनिशियली वो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी दे रहे थे उनकी इक्विपमेंट की। तो उस वजह से हुआ ये कि टेल्को कंपनीज के लिए भी रिलेटिवली आसान हो गया कि वो लोअर कॉस्ट के ऊपर ऑपरेट कर सकें। और फिर जब एक दफा मार्केट एस्टेब्लिश हो गई, एक साइजेबल कस्टमर बेस बन गई, तो उसका फिर अपना एक मोमेंटम होता है जो चीजों को लेकर चलता रहता है। बट उसमें जो थोड़ा सा एक इशू बीच में आपने भी नोट किया होगा जो आया, वो ये आया कि हर रोल आउट के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद क्वालिटी में थोड़ी सी डिटीरियरेशन आती है, बिकॉज मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉस्ट हैं, बट एक रनिंग ऑपरेशनल कॉस्ट भी हैं। तो फॉर इंस्टेंस जिस तरह मतलब बिजली की कीमत है या डीजल की कीमत है जो टावर चलाने के लिए चाहिए, जब वो बढ़ती हैं, सैलरीज बढ़ती हैं, तो फिर इन पे कॉस्ट प्रेशर आता है, तो उस पर फिर वो थोड़ा सा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया, ज़्यादा इंसाइट मलिक साहब ने हमें हर चीज़ के ऊपर दे दी। और सर देखिए, इसके अंदर जो 3 हमने चीज़ें आज डिस्कस की, हाउस होल्ड इनकम, ख्वानगी, और उसके अलावा टेल्को जो है, उसके अंदर टेल्को वाला इंडस्ट्री, जैसे मलिक साहब भी कह रहे हैं, हम भी एग्री करते हैं, वो एक चीज़ ऊपर जा रही है। और जैसे उन्होंने ही कहा कि 30 साल के अंदर आई थिंक हमने एक मार्का अगर मारा है तो वो टेल्को है, बाकी दोनों चीज़ें बहुत लैकिंग हैं, ख़ासतौर पर एजुकेशन की हद तक, और बाकी चीज़ के अंदर जो है मामला जो हैं वो बड़े टेंस हैं, और इनको मेरे ख्याल में देखना चाहिए आगे जाते हुए। और अगेन आज हमने शो इसी तरह सोचा था कि हम इसको मुकम्मल तौर पर डिस्कस करें। आई थिंक हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है इसके ऊपर। बिल्कुल सर, वो बात ये है कि हमारी जो मंथली इनकम है उसको सबसे ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो ऊपर जाएगी तो फिर आपकी एजुकेशन और आपकी हाउसिंग और आपकी सारी नीड्स जो हैं वो उसी से वैसी पूरी होगी। बिल्कुल। और बाकी सर हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, इसके ऊपर चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज इसको हम मुकम्मल तौर पे और डिस्कशन की चीज़ें तो और बहुत ज़्यादा हैं, इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। आज की इजाज़त लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।